नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। चलिए, हमने कल देखा था कि भाई एसी करंट में एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज हमें देखना है कि अगर कोई एसी सोर्स को हम प्योर रेजिस्टेंस के साथ, इंडक्टर के साथ या फिर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। चलो, यहां पे हमने एसी सोर्स कोई सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है। चलिए, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। तो यहां पे मैं क्या ओहम्स लॉ के बेस पे ऐसा लिख सकता हूं, V इक्वल टू आई आर। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो, V इक्वल टू आई आर सही है भाई। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो टाइम के साथ चेंज होने वाला है, एसी वोल्टेज है। चलिए, साइन के साथ चेंज होने वाला एसी वोल्टेज, साइन फंक्शन के जैसे चेंज होने वाला। जी मैं यहां पे लिख लू V नोट साइन ओमेगा टी, या तो मैं लिख लू E नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई आर। चलिए, ये भी ठीक है। तो आर को भेज दो नीचे, तो क्या आई ऐसे मिल जाएगा, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। जी बिल्कुल सही है। तो ये मिल गया करंट का इक्वेशन। कोई टफ नहीं है दोस्तों। जैसे हमारा वोल्टेज का इक्वेशन ई नोट साइन ओमेगा टी था, मतलब ये मैक्सिमम वोल्टेज और साइन के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो क्या यहां भी मैं ऐसे सोच सकता हूं कि ये मैक्सिमम करंट है और ये साइन के साथ ही चेंज हो रहा है? तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यहां पे आई नोट क्या हो जाएगा, यहां पे आई नोट हो जाएगा ई नोट बाई आर। जी बिल्कुल ठीक है, ये अपने करंट का इक्वेशन आ गया। और आप यहां पे देख सकते हो कि जैसा वोल्टेज था बिल्कुल वैसा ही करंट है। मतलब वोल्टेज का जो फेज था वो ही करंट का फेज है। ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो दोनों साथ साथ जीरो से शुरू हो गए, दोनों साथ साथ मैक्सिमम पे पहुंचेंगे, दोनों साथ साथ जीरो पे पहुंचेंगे। अपोजिट में मैक्सिमम पे भी दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सही है, आप समझ रहे हो भाई? अरे हाँ या ना? दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये याद रखना है, फेज डिफरेंस जीरो होता है अगर किसी भी एसी सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो गुजकेट में एमसीक्यू पे पूछ सकते हैं, नीट जेई जैसी एग्जाम में इससे थोड़े टफ लेवल के पूछते, इतने आसान नहीं पूछते, लेकिन याद रखना जरूरी है। चलो, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लू, फेजर डायग्राम मतलब इसकी जो फेज दिखाता है वैसा डायग्राम। चलिए, तो यहां पे इसका फेजर डायग्राम, ये एनसीईआरटी के हिसाब से हम देख रहे हैं, बाकी तो मैं आपको आसान तरीके से सिखा दूंगा। चलिए, तो यहां पे वोल्टेज, अगर मैं ऐसे ई नोट ई वोल्टेज का अगर मैं फेजर ऐसे ड्रॉ करूं, इसकी फेज दिखाता हुआ कितने एंगल पे भाई, ओमेगा टी एंगल पे, ओमेगा टी एंगल पे। तो क्या करंट का फेजर भी इसी ओमेगा टी पे ड्रॉ करना चाहिए? क्यों? क्योंकि दोनों एक ही फेज में, सेम फेज में है। तो मैं करंट भी यहां पे ही ड्रॉ कर लू, दोनों सेम फेज में। एक बात ध्यान रखनी है कि वोल्टेज का फेजर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, करंट का फेजर थोड़ा छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वोल्टेज मैक्सिमम हमारा ई नोट था, तो करंट हमारा मैक्सिमम ई नोट बाय आर होगा। ये मैक्सिमम वोल्टेज, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम करंट। जी कोई टफ नहीं है, आसान है, सीखो भाई। चलिए, तो प्योर रेजिस्टेंस की बात तो हो गई, करंट का इक्वेशन भी हमने देख लिया। ये हो गया मैक्सिमम करंट, जो कि ई नोट बाय आर है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर है, दोनों सेम फेज में है। ये ग्राफ हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। देखो आगे, अगर मान लो कि यहां पे, अगर मान लीजिए आपने प्योर इंडक्टर कनेक्ट किया है, ठीक है? देखो यहां पे प्योर इंडक्टर इसके साथ, चलिए यहां पे प्योर इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है।
इसका फॉर्मूला एल, अगर आपने कहीं पे ईएमआई में अगर आपने देख रखा है तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अरे याद होना चाहिए यार, डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। चलिए ठीक है, अपोज करने वाला है ये, चलो ठीक है। तो यहां पे अगर मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करूं यहां से यहां तक, तो क्या ऐसे होगा, ये हमारा ई यहां पे, अरे देखो यहां पे ई, तो ई प्लस इसमें जो इंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, अगर नेट सर्किट क्लोज सर्किट है तो क्या नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एसी सोर्स का वोल्टेज है ई नोट साइन ओमेगा टी, ध्यान से देखना, ई नोट साइन ओमेगा टी। चलिए ठीक है, फिर इंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी। चलिए ये भी ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ये एल डी आई बाई डी टी को भेज दो सामने, तो क्या ई नोट साइन ओमेगा टी ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, डी आई को सब्जेक्ट बना दो, तो डी आई को अगर सब्जेक्ट बना दो तो क्या ये हो जाएगा डी आई, थोड़ा ध्यान से देखना, ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, डी आई को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अगर नेट करंट चाहिए तो एक काम कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर लो इसका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा ई नोट बाई एल, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी। और इंटीग्रेशन में आपको पता है टी के अलावा जो भी टर्म है वो डिनोमिनेटर में रखने हैं, क्योंकि हम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे। बिल्कुल सही है, ई नोट बाई एल साइन का हो गया माइनस कोस ओमेगा टी, डिनोमिनेटर में ओमेगा। तो क्या करंट का इक्वेशन ऐसे मिल गया, माइनस ई नोट बाई ओमेगा एल, यहां हो गया कोस ओमेगा टी। जी बिल्कुल सही है, कोस ओमेगा टी। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो वोल्टेज का इक्वेशन ई नोट साइन ओमेगा टी था, करंट का इक्वेशन माइनस ई नोट बाई ओमेगा एल कोस ओमेगा टी हो गया। अगर थोड़ा ढंग से लिखना है तो या तो दोनों साइन में होने चाहिए या तो दोनों कोस में होने चाहिए, कल हमने बात की थी। नहीं देखा है कल का लेक्चर तो देख लेना, दोनों साइन में कन्वर्ट कर लो या तो दोनों कोस में कन्वर्ट कर लो, लेकिन साइन में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी रहेगा। मैंने आपको कल बताया था कि अगर सिर्फ कोस थीटा है, साइन में कन्वर्ट करना है तो कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाई टू लिख लो, और माइनस कोस थीटा है तो थीटा माइनस पाई बाई टू लिख लो। तो क्या यहां पे मैं आई इक्वल टू, ध्यान से देखना, ई नोट बाई ओमेगा एल, ये हो जाएगा साइन, माइनस भी मैंने हटा दिया, माइनस कोस ओमेगा टी साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। यहां पे थीटा ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, बिल्कुल सही है। ये हो गया अपने करंट का फाइनल इक्वेशन। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या यहां पे, क्या ये आई, तो अपना ये करंट है आई, तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं कि ये मैक्सिमम करंट है आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये आई नोट क्या हो गया, मैं यहां लिख लू आई नोट, यहां पे क्या है, आई नोट है ई नोट बाई ओमेगा एल। तो क्या ये करंट हमारा, अगर ओहम्स लॉ के हिसाब से देखो तो मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट है, तो मैक्सिमम वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस जैसा V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू V बाई आर, ई नोट V नोट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। तो क्या ये रेजिस्टेंस जैसा कुछ है, क्या मैं इसे ऐसे सोच सकता हूं कि भाई ये रेजिस्टेंस जैसा कुछ है, करंट को अपोज करने वाला ही कोई पार्ट है। ये पार्ट को हम अब से बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा की जगह में अगर 2 पाई एफ लिख लूं तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल। मतलब कि ये पार्ट ऐसा है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। डीसी करंट में तो हमने कोई ऐसा देखा नहीं, क्योंकि वहां पे तो फ्रीक्वेंसी ही जीरो थी, तो अपोज करने वाला तो कोई था ही नहीं। लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी है तो अपोज करने वाला पार्ट है, और ये अपोज करने वाला पार्ट ओमेगा एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते लेकिन रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करने वाला पार्ट
और वो भी सिर्फ और सिर्फ एसी करंट में ही, क्योंकि डीसी करंट की तो फ्रीक्वेंसी ही जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना भाई? चलो, तो क्या मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि अपोज करने वाला पार्ट, ये जो अपोज कर रहा है वो पार्ट फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ेगा। चलिए, एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। चलो, मतलब अगर डीसी करंट है तो ये कोई अपोज नहीं करेगा, एसी करंट है तो डेफिनेटली अपोज करेगा, और फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ेगी ये कुछ ज्यादा ही अपोज कर लेगा। चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब थोड़ा इक्वेशन पे ध्यान देते हैं, थोड़ा इक्वेशन पे। तो यहां पे वोल्टेज का इक्वेशन जो था, करंट का इक्वेशन बिल्कुल वैसा, लेकिन करंट π/2 पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी था, यहां साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। तो डेफिनेटली वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट π/2 पीछे चल रहा है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर वोल्टेज आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया तो करंट उससे थोड़ा पीछे ड्रॉ करना है। थोड़ा ध्यान से देखो, तो वोल्टेज का जो बिहेवियर है, वोल्टेज यहां पे जीरो है, करंट π/2 पीछे जीरो हुआ। वोल्टेज यहां पे मैक्सिमम है, करंट उसके π/2 पीछे मैक्सिमम हुआ। वोल्टेज वापस यहां पे जीरो, करंट π/2 पीछे जीरो हुआ। वोल्टेज अपोजिट में मैक्सिमम हुआ, करंट उसके π/2 पीछे मैक्सिमम हुआ। इसका मतलब यह कि वोल्टेज जैसा बिहेवियर कर रहा है, करंट वैसा ही बिहेवियर, लेकिन π/2 पीछे कर रहा है। याद रखने वाली बात, एक याद रखने वाली बात यह कि अगर कहीं पे इंडक्टर है तो रेजिस्टेंस ओमेगा एल 2πfl जैसा होगा, अपोज करने वाला पार्ट। ये मैक्सिमम करंट ऐसे मिल जाएगा, और इक्वेशन साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यहां पे साइन ओमेगा टी। अब देख लेते हैं कि अगर कैपेसिटर है तो क्या होगा। चलिए, यहां देखो, कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं Q इक्वल टू सीवी? जी हाँ, बिल्कुल सोच सकता हूं Q इक्वल टू सीवी। लेकिन हमें यहां जो वोल्टेज अप्लाई किया है C, वैसे वोल्टेज हमारा है ई नोट साइन ओमेगा टी। जी बिल्कुल सही है। अब क्या मुझे करंट निकालना है, तो क्या मुझे dq/dt करना चाहिए? सोचो यार, dq/dt आगे हमने इंटीग्रेशन किया था, ये थ्योरी आपको एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, एनसीईआरटी की है। तो देखो, क्वेश्चन तो इस पे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और बड़े ही आसान होंगे, कोई टफ नहीं होंगे। देखो यहाँ पे साथ साथ फॉर्मूला लिखते जाना है, ताकि हम थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चन देखें तब हमें काम आए। dq/dt अगर आप डिफरेंशिएशन कर लो तो ये हो जाएगा ई नोट, और सी तो कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी। और जैसे हमने थोड़ी देर बाद इंटीग्रेशन किया, थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन किया था, तो इंटीग्रेशन का रूल था कि डिनोमिनेटर में लिखना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या मुझे यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहिए? जी बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन में लिखना चाहिए। तो करंट कुछ ऐसे मिल गया, आई इक्वल टू ई नोट। मुझे यहां पे सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज रखना है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट ओमेगा इंटू सी, ओमेगा इंटू सी, इसका मैं क्या करूं? इसको मैं एक काम करूं, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में जाने दूं, मतलब 1/ओमेगा सी। अरे हाँ या ना? अरे भाई यार, ये ऊपर है, इसके डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो लिख ही सकते हो। चलो, ये भी ठीक है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लिख लिया, क्योंकि हमें न्यूमिनेटर में सिर्फ वोल्टेज रखना था, अपना जो पुराना फॉर्म है वो मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे कोस है, देखो ये कोस, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमारा वोल्टेज साइन में था, तो अगर इसे साइन में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अगर नेगेटिव होता तो माइनस π/2 करता, यहाँ पे प्लस π/2। चलो, तो यहां पे क्या मैं ये सोच सकता हूं कि ये जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट कुछ ऐसे आया, आई इक्वल टू, पहले मैं इक्वेशन लिख लू, आई नोट, ये मैक्सिमम करंट है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अरे हाँ या ना? ओमेगा टी प्लस π/2। चलिए, और यहां पे ये जो मैक्सिमम करंट है, वो मैक्सिमम करंट कुछ ऐसे आया, ई नोट बाई 1/ओमेगा सी। चलिए, ये भी ठीक है, ई नोट बाई 1/ओमेगा सी। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये अपोज करने वाला पार्ट ही हुआ। ओहम लॉ के हिसाब से आप देखो, आई इक्वल टू वी बाई आर,
तो ये आई है, ये वी है, और वहां पे ये अपोज करने वाला पार्ट था, तो यहां पे भी ये अपोज करने वाला पार्ट है। कैपेसिटर में अपोज करने वाला पार्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस से जानेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा सी, ओमेगा मतलब 2πfc। अब डीसी करंट में तो ये था कि फ्रीक्वेंसी ही जीरो थी, तो ये इनफाइनाइट था। अगर ये इनफाइनाइट है तो डीसी करंट कैपेसिटर पास होने ही नहीं देगा, लेकिन एसी करंट में फ्रीक्वेंसी है तो वहां पे पास होगा एसी करंट। चलो ये भी ठीक है। यहां पे ये सोच सकता हूं कि वोल्टेज जो फेज में था, करंट उससे π/2 आगे है। करंट उससे π/2 आगे, तो वोल्टेज को पहले जीरो से ड्रॉ कर लेना है। करंट आगे है, तो देखो करंट यहां से शुरू किया, करंट ने जो बिहेवियर किया वोल्टेज ने थोड़ी देर पहले कर लिया, करंट उससे आगे है। अरे हाँ या ना, थोड़ी सॉरी, करंट यहां पे मैक्सिमम है तो वोल्टेज थोड़ी देर बाद मैक्सिमम हुआ। करंट जीरो हुआ तो वोल्टेज थोड़ी देर बाद जीरो हुआ, करंट आगे है। अगर वोल्टेज साइन ओमेगा टी है तो करंट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, करंट आगे है, मतलब करंट जो बिहेवियर करेगा वोल्टेज वो थोड़ी देर बाद करेगा। हमने इंडक्टर में देखा कि वोल्टेज आगे था, करंट पीछे था। वोल्टेज जो बिहेवियर कर रहा था, करंट थोड़ी देर बाद बिहेवियर कर रहा था, लेकिन यहां पे करंट आगे है, तो करंट जो बिहेवियर करेगा वोल्टेज थोड़ी देर बाद करेगा। करंट यहाँ जीरो हुआ π/2 पे, तो वोल्टेज पाई पे जीरो हुआ। करंट यहाँ पे मैक्सिमम हुआ तो वोल्टेज थोड़ी देर बाद मैक्सिमम हुआ। अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो फेजर डायग्राम कुछ ऐसे होगा इसका। चलिए फेजर डायग्राम, कि अगर मैंने वोल्टेज का फेजर यहां पे ड्रॉ कर लिया है, वोल्टेज का फेजर यहां पे ओमेगा टी पे ड्रॉ किया है, ये वोल्टेज का फेजर है। यहां में वोल्टेज का फेजर ई नोट से लिखता था, तो ये ई से लिखता था कि अगर ये ओमेगा टी पे है तो करंट का फेजर क्या मुझे थोड़ा π/2 आगे ड्रॉ करना चाहिए। तो क्या यहाँ करंट का फेजर आई इक्वल टू, क्या यहां से π/2 आगे ड्रॉ करना चाहिए। चलिए π/2 आगे ड्रॉ कर लिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये वोल्टेज का फेजर है, ये करंट का उससे π/2, और आगे हमने इंडक्टर में शायद नहीं किया है, चलिए किया था। यहां देखो ये करंट का, ये वोल्ट का फेजर है, तो करंट उससे π/2 पीछे चल रहा है ओमेगा टी, और ये π/2 पीछे चल रहा है, करंट π/2 पीछे था, और यहां पे करंट π/2 आगे है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा यहां पे देख लो क्या होगा, थोड़ी बेसिक है, और ये साथ साथ अगर देख लो तो आपको पता चल जाएगा किसमें क्या डिफरेंस है। चलिए पहले तो ये आपको पता ही होगा, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, हमने फिगर ड्रॉ की। वोल्टेज सप्लाई सबको एक सेम ही करते थे, जैसे था वैसे ही, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। करंट यहां सेम फेज में था, इंडक्टर में करंट π/2 पीछे चल रहा था, कैपेसिटर में करंट π/2 आगे चल रहा था। सेम फेज, π/2 पीछे, π/2 आगे। मैक्सिमम करंट क्या होगा, वी नोट बाई आर, वी नोट बाई ओमेगा एल। ये देखो हमने देखा था कि ओमेगा एल ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर कर रहा है, और यहां पे वी नोट बाई 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी को वैसे आप चाहो तो ऊपर लिख सकते हो। चलिए ये रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर करने वाला पार्ट इंपीडेंस बोल सकते हो आप। यहां पे इंपीडेंस तो आ रही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक्सएल, यहां पे एक्ससी, मतलब 1/ओमेगा सी, वही हमने देखा यहां ओमेगा एल। चलिए इंपीडेंस को आप जेड से भी डिनोटेड कर सकते हो, आप यहां रेजिस्टेंस बोल सकते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल सकते हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस करने वाला जो पार्ट है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और भी आगे देखो फेज सेम फेज में होगा, यहां पे रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, वोल्टेज लेग कर रहा है करंट को, मतलब π/2 पीछे है। अगर वोल्टेज का फेजर ऐसे ड्रॉ करो तो करंट का फेजर ही ऐसे ड्रॉ करो। चलिए करंट का फेजर ऐसे ड्रॉ करो तो वोल्टेज यहां पे π/2 आगे चल रहा था, अगर करंट का फेजर यहां पे ड्रॉ करो तो वोल्टेज यहां पे π/2 पीछे चल रहा था। चलिए अगर एक ही फिगर में सब कुछ याद रखना है तो एक ही फिगर में, चलिए मैं यहां साइड में ड्रॉ कर लेता हूं, आप भी ड्रॉ कर लेना, काम आएगा। कि यहां पे एक काम करो, यहां पे आप करंट ड्रॉ कर लो, करंट, यहां पे करंट ड्रॉ कर लिया, एक ऐसी लाइन खींच लो। चलिए
तो हुआ ये कि यहां पे आप लीडर लिख लो, लीडर, लीडर का एल मतलब इंडक्टर, लीडर ऑलवेज ऊपर ही रहता है लाइफ में भी और यहां पे भी। चलो ठीक है, लीडर मतलब इंडक्टर का हमने एल ऊपर कर लिया, कैपेसिटर का सी नीचे कर लो और यहां पे आर लिख लो। अब एक काम करो, आर का जो पार्ट है, आर का जो वोल्टेज है वो यहां पे ही ड्रॉ कर लो। लीडर का वोल्टेज मतलब इंडक्टर का वोल्टेज यहां पे ड्रॉ कर लो, कैपेसिटर का नीचे ड्रॉ कर लो। ये हो गया, देखो अपने आप यहां पे वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में है। यहां पे वोल्टेज यहां पे लिख लो VL। मैं जैसे जैसे आ गया RL, RC, LCR सर्किट कराऊंगा वहां पे बिल्कुल यही तरीके से कराऊंगा, तो आपको ये अभी से सीखना है। यहां पे VC लिख लो, यहां पे VR। तो यहां पे हो गया करंट और वोल्टेज का रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस का वोल्टेज दोनों एक ही फेज में। यहां पे अगर करंट यहां पे है तो इंडक्टर का वोल्टेज आगे है, देखो। अगर करंट यहां पे है तो कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे है, देखो। अरे मैं तो बोलता हूं यार एक ही फिगर याद रखो, क्यों भाई इतनी रखनी है, तीन तीन एक ही याद रखो, सब कुछ पता चल जाएगा। इंडक्टर में क्या होगा, वोल्टेज आगे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। कैपेसिटर में क्या होगा, करंट आगे रहेगा, वोल्टेज पीछे रहेगा। रेजिस्टेंस पे दोनों साथ साथ हो गए, कोई दिक्कत नहीं, याद रख लो। ऐसे ही आगे हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, रिजोल्व करेंगे अगर किसी भी क्वेश्चन को करना है तो। चलिए आगे देखें। वेरिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एफ मतलब रेजिस्टेंस, इंपीडेंस कैसे चेंज होगा। रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा था, इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ रहा था, और कैपेसिटर में 1/ω_c था। अरे हाँ या ना, कैपेसिटर में 1/ω_c था, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में थे। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो ऐसा ही होगा। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी, दोनों में से कुछ भी आप करो, याद रख लो। ये XC विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ड्रॉ करते। अरे रख लो याद यार, काम आने वाली चीज है। चलिए ये याद नहीं रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कंडक्टेंस, चलिए यहां पे तो 1/R हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उल्टा। यहां पे 1/XL, यहां पे 1/XC। और एक बात, बिहेवियर ऑफ डिवाइस इन DC एंड AC, रेजिस्टेंस तो दोनों में सेम बिहेवियर करेगा, लेकिन इंडक्टर डीसी करंट को आराम से पास होने देगा, क्योंकि डीसी करंट में तो इसका ω_L ही 0 हो जाएगा। याद रखो यार, ω_L ही 0 हो जाएगा, तो डीसी करंट को इजीली पास करने देगा, लेकिन एसी करंट में ये इंपीडेंस जनरेट करेगा और ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनलिटी में होगा। ये जो कैपेसिटर है डीसी को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये 1/ω_c 2πfc इसका रेजिस्टेंस था। अगर f 0 है तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, डीसी को ब्लॉक कर देगा, लेकिन एसी करंट को पास होने देगा। चलो आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन भी साथ साथ देख लेते हैं। चलिए यहां पे देखो क्या हुआ कि वोल्टेज हमने कुछ ऐसा अप्लाई किया है। देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा भाई, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना। V = V0 sin ω_t। क्या मैं ये सोच सकता हूं कि यहां मैक्सिमम वोल्टेज 60 है, V मैक्सिमम क्या है 60 है? जी हाँ बिल्कुल 60 है, 60 वोल्ट। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस 20 ओम है? हाँ भाई बिल्कुल, तो ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट ही है। अरे यहाँ भाई कोई बताया ही नहीं है रेजिस्टेंस के अलावा इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है। तो क्या मैक्सिमम करंट कैसे मिल जाएगा? Vmax/R। जी हाँ Vmax/R। वैसे Vmax कितना दिया है? Vmax दिया है 60/20, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। लेकिन मैक्सिमम करंट, आरएमएस करंट चाहिए, तो I RMS इक्वल टू Imax/√2। चलिए तो मैक्सिमम करंट मिल गया, √2 कर लो। आपको यहां क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल अन एसी एमीटर इन सीरीज विथ रेजिस्टर रीड। तो एसी करंट कभी भी मैक्सिमम वैल्यू रीड नहीं करता। एसी करंट को ये एमीटर सिर्फ आरएमएस वैल्यू ही दिखाता है, तो ये आरएमएस वैल्यू ही दिखाता है। आपको ये यहां पे करके दिखाना है। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि भाई क्या
एमीटर क्या दिखाता है? तो एमीटर दिखाता है आरएमएस वैल्यू। कहीं पे क्वेश्चन में आपको बैटरी दी है, बैटरी में बताया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि भाई 220 वोल्ट, तो वो आपको आरएमएस वैल्यू मान के ही चलना है। मैं वापस बता दूं, आरएमएस वैल्यू मान के ही चलना है, क्योंकि वो एमीटर से मेजरमेंट हुई होगी वो वैल्यू, तो वो वैल्यू आरएमएस वैल्यू ही दिखाएगा। चलो ठीक है, एक और यहां पे क्वेश्चन कर लो। मान लीजिए आपको दिया है E इक्वल टू 100 साइन 1000t और इंडक्टर कनेक्ट किया है, तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि करंट का इक्वेशन कुछ ऐसा था, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहां पे ओमेगा टी 1000t है, माइनस पाई बाई टू। क्या सही लिखा है मैंने? जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। अगर ये कैपेसिटर होता यहां पे तो मैं प्लस पाई बाई टू लिखता, लेकिन यहां पे माइनस पाई बाई टू लिखना पड़ेगा क्योंकि इंडक्टर है। लेकिन ये आई नोट भी आपको पता होना चाहिए। आई नोट क्या था भाई? ई नोट बाई ओमेगा एल। जी बिल्कुल सही है। ये पीछे जो साइन वाला पोर्शन था उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ओमेगा इंटू टी माइनस पाई बाई टू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ई नोट की वैल्यू है 100। जी हाँ, बिल्कुल 100। देखो यहाँ पे 100। ओमेगा एल में यहां साइड में गिन लू, ओमेगा एल क्या हो जाएगा? तो ओमेगा एल, ओमेगा यहां था 1000, एल की वैल्यू 10 माइक्रो हेनरी थी। माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6, तो ये 10 पावर 4, 10 पावर माइनस 6, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 2। तो मैं यहां 10 पावर माइनस 2 कर लू, और ये तो बिल्कुल वैसा ही नीचे आएगा। जी हाँ, यही हो जाएगी अपने करंट की इक्वेशन। और इंडक्टिव, आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है तो यही है इंडक्टिव रिएक्टेंस, पीछे यूनिट भी लिखना है ओमेगा। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद एक देख लेते हैं। चलो यहां पे देखो, 15 माइक्रोफेराड एक कैपेसिटर। चलिए, कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटिव सर्किट है। ये जो वोल्टेज है आरएमएस वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी बता दी है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी, ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई एफ सी। अरे हाँ या ना? वैसे फ्रीक्वेंसी क्या क्वेश्चन में दी है? जी हाँ दी है। वैसे कैपेसिटेंस क्या दिया है? जी हाँ दिया है। तो यहां पे आप अगर सब वैल्यू रख दो, 1 की वैल्यू, तो भाई ये भी हमें पता है 1 होगा। 2 पाई की वैल्यू, ये भी हमें पता है 2 पाई होगी। एफ की वैल्यू क्वेश्चन में बताई है। सी की वैल्यू 15 माइक्रोफेराडे, सब कुछ दिया है। तो आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाला तो क्या आरएमएस करंट भी निकाल सकते हो? आरएमएस करंट इक्वल टू वी आरएमएस। अगर आरएमएस निकाल रहे हो तो यहाँ वोल्टेज भी आरएमएस लेना है, मैक्सिमम निकाल रहे हो तो वोल्टेज भी मैक्सिमम लेना है। एक्स सी को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप आरएमएस निकालो, आप मैक्सिमम निकालो। एक्स सी बोलता है भाई मैं तो अपनी जगह पे वही रहे मैं तो वही रहेगा। ठीक है, आप अगर आरएमएस निकाल रहे हो तो आरएमएस ले लो, अगर मैक्सिमम निकाल रहे हो तो मैक्सिमम ले लो। एक्स सी वही का वही रहेगा। चलो ठीक है, तो एक्स सी अगर आपने निकाल लिया है, यहां पे रख दो आरएमएस वैल्यू, तो ये रही आपकी। अगर मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? तो आई आरएमएस का फॉर्मूला था आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस, सॉरी मैं यहां लिख लेता हूं, आई आरएमएस इक्वल टू आई मैक्स बाई √2। चलिए, एक बार आपको आई आरएमएस मिल गया तो आई मैक्स भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो नीचे, हाँ, और एक क्वेश्चन पूछा था, फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो क्या होगा? व्हाट हैपन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। अगर फ्रीक्वेंसी डबल करोगे एक्स सी हो जाएगा हाफ। अरे हाँ या ना? अगर एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गया तो आरएमएस वैल्यू डबल हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू भी डबल हो जाएगी। चलिए इससे आगे, the given graph A and B represent the variation of the opposition offered by the circuit element of the flow of alternating current with frequency of applied EMF। चलिए, हमें ये पहचानना है क्या है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है लेकिन करंट को अपोज करने वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा सी। नहीं भाई, एल। नहीं भाई, क्यू।
क्योंकि ये दोनों ही पोर्शन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड था। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो XC XL दोनों ही चेंज होंगे, तो करंट में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अपोजिशन करने वाला पार्ट चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये डेफिनेटली रेजिस्टेंस है। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती गई ये पार्ट बढ़ता गया, डेफिनेटली ये XL है। और अगर मान लो यहाँ पे ग्राफ ऐसे दिया होता तो ये डेफिनेटली XC होता। चलिए अगला लेक्चर में जल्दी अपलोड कर दूंगा, वहां पे LR सर्किट, RC सर्किट और RCL अगर तीनों मिक्स है तो क्या होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। अगला वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा, तब तक आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। चलो सीख लेना, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट करो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन की DPP शीट भी डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।